हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब में। तो कल हमने पढ़ा था पॉलिटी की पहली क्लास थी हम लोगों की कल, जिसमें हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे इसको बता दिया था। अब उसके आगे पढ़ते हैं। तो आज दो टॉपिक बस हमें पढ़ना है। पहला कि किस कथन को किसने क्या कहा है, और दूसरा कि सभी जो शब्द दिए गए हैं संपूर्ण, संपन्न, लोकतंत्रात्मक, इन शब्दों का अर्थ क्या है, इन शब्दों को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए, ये मैंने पहले लिख दिया है ताकि क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए। तो अब बिना देर के क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? किसने कहा है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा? किसने कहा है? तो ठाकुर दास भार्गव ने। प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। परिचय पत्र किसने कहा है? N.A. पालकीवाला ने। कैसे याद रखेंगे इसको? प से परिचय पत्र, प से पालकीवाला, ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा यही है इसमें, दीर्घकालिक सपनों का विचार, और सबसे बड़ा नाम क्या है? इन्हीं का है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही याद रखा है। जन्म कुंडली किसने कहा है? तो K.M. मुंशी ने कहा है। तो पहले मुंशी जी लोग कुछ ऐसा काम करते थे ना, वैसे उससे याद रख सकते हैं आप कि मुंशी एक तरह से पंडित लोग भी होते थे, करते थे ऐसा काम। तो कुंडली देखने का काम कौन करता है? पंडित जी लोग करते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। जन कुंडली किसने कहा है? K.M. मुंशी ने। प्रस्तावना को संविधान की पूंजी किसने कहा है? अर्नस्ट वारकर ने। प्रस्तावना को संविधान की पूंजी किसने कहा है? अर्नस्ट वारकर ने। सॉरी। पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? अंबेडकर जी ने कहा है। पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? अंबेडकर जी ने कहा है। अंबेडकर जी ने ही संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को बोला है? तो आर्टिकल 32 को बोला है। ठीक। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव। परिचय पत्र किसने कहा? N.A. पालकीवाला। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या बोला? दीर्घकालिक सपनों का विचार। पवित्र दस्तावेज किसने बोला? अंबेडकर जी ने बोला है। संविधान की पूंजी किसने बोला है प्रस्तावना को? तो अर्नस्ट वारकर ने बोला है। जन कुंडली किसने बोला है? तो K.M. मुंशी जी ने बोला है। इसे ऐसे याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब मैं इसको हटा देती हूँ, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं हटा देती हूँ। आप हटा दो। देखिए, अब हम देखते हैं कि जो भी शब्द है उनका अर्थ क्या है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला शब्द जो हम उठाते हैं वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश किसको कहते हैं? ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो, यानी कि वो किसी के अधीन ना और ना ही किसी की विचारधारा से प्रभावित हो। ऐसे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बोलते हैं। तो देखिए, भारत कैसा देश है? भारत की प्रस्तावना ही बता देती है कि भारत एक कैसा देश होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाने के लिए ना, तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो गया? कि जिसके आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। ठीक। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसका अर्थ कैसे निकलेगा? ऐसा देश, ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय
लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो, पूरी तरह स्वतंत्र हो, जो किसी के अधीन ना हो, जो किसी के अधीन ना हो, और जिस पर किसी की विचारधारा का भी, किसी की विचारधारा का भी प्रभाव ना हो। लिख लीजिए आप लोग। तब तक मैं लाइट आ रही है ना, उसको बंद करती हूँ। हो गया, अब इसे हटा देती हूँ। उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन सा शब्द आ गया? समाजवाद। तो सबसे पहले ये सब हमारे मूल संविधान में नहीं था। दूसरा, इसे कब जोड़ा गया? तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, तो क्या एक क्वेश्चन और होता है, क्या इसके पहले भारत में समाजवाद नहीं था? उसका प्रभाव कहाँ दिखता है? आर्टिकल 39 में, डीपीएसपी में दिखता है। तो इसे जोड़ा क्यों गया? क्योंकि समय के साथ संसद के सदस्यों को ये लगा कि ये शब्द जोड़ा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत ही विविधतापूर्ण देश है और यहाँ अमीरों से ज्यादा गरीब लोग हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि देश के संसाधनों का वितरण इस प्रकार से किया जाए ताकि पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति तक भी वो संसाधन को पहुंचाया जा सके। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को कम किया जा सके। इसका अर्थ ये होता है। चलिए लिख लेते हैं। यह शब्द मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था। बयालीसवें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना में जोड़ा गया। अर्थ इसका क्या है? तो इसका अर्थ अब ये होगा कि ऐसा देश जिसके संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति तक भी पहुंच सके। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई, अमीरी और गरीबी के
बीच की खाई को कम किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक, ये आपको ऐसे लिखना। तो क्या हमारा देश पूरी तरह से समाजवादी देश है? नहीं, पूरी तरह से समाजवादी देश नहीं है। हमारे देश कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे वहाँ, यानी कि कुछ संसाधनों पर प्राइवेट सेक्टर का हक है और कुछ संसाधन ऐसे हैं जिसपे सरकार का हक है, ताकि सरकार उन सभी सुविधाओं को सभी लोगों तक पहुंचा सके। आपको किसे लिख लीजिए। अब इसको हटा देती हूँ। अब आते हैं पंथ निरपेक्ष। तीसरा शब्द क्या है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? ऐसा देश जिसका खुद का कोई राजकीय धर्म ना हो, जो सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करे, ऐसे देश को पंथ निरपेक्ष कहते हैं। यानी कि वो धर्म विरोधी राष्ट्रों की तरह धर्म का विरोध भी ना करता हो और उन देशों की भी तरह ना हो जो केवल एक धर्म को अपना दिए हैं, उनकी तरह भी ना हो। ऐसा देश हो जो सभी धर्मों को एक समान आगे बढ़ाए और धर्म से जिसकी तटस्थता का भाव हो, ऐसे देश को पंथ निरपेक्ष देश कहते हैं। ठीक, ऐसा देश जिसका खुद का कोई राजकीय धर्म ना हो, जो सभी धर्मों को धर्मों के प्रति तटस्थता का भाव रखे, ना तो धर्म विरोधी राष्ट्रों की तरह धर्म का विरोध करें और ना ही किसी एक धर्म को वरीयता दे। लिख लीजिए आप। देखिए आप लोगों ने, अब इसे हटा देती हूँ। और चौथा शब्द क्या है? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जहाँ देखिए पंथ निरपेक्ष शब्द जो था वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, मूल संविधान में नहीं था। लेकिन पंथ निरपेक्ष
था पहले से ही हमारे देश में थी। कैसे पता चलता है? ये आर्टिकल 25 से 28 तक हमें क्या दी गई है? धार्मिक आजादी दी गई है। ठीक, अब देख लेते हैं लोकतंत्र का क्या मतलब है। ऐसा देश जहां पूरी शक्ति किसके पास हो? जनता के पास हो। ऐसे देश को क्या कहते हैं? लोकतंत्रात्मक देश कहते हैं। तो भारत कैसा देश है? लोकतंत्रात्मक देश है। कैसे पता चलता है? हमारी प्रस्तावना की शुरुआत में ही लिखा है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि हमारी प्रस्तावना का शुरुआत ही यहीं से होता है कि हम भारत के लोग, यानी कि जो संविधान को शक्ति मिली हुई है वो किससे मिली हुई है? भारत की जनता से मिली हुई है। तो जनता की भागीदारी के आधार पर लोकतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसको बोलते हैं जहां जनता नियमों को बनाने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। ऐसे देश को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। ऐसा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ऐसा वहां पे क्यों है? क्योंकि वहां की जनसंख्या कम है। लेकिन विश्व के ज्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। क्यों? क्योंकि वहां जनसंख्या बहुत ज्यादा और वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता है, इसीलिए वहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जहां जनता अपने तो भाग नहीं लेती है, लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नियम बनाने में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी बोला जाता है। ठीक है, लिख लीजिए विषय। अब मैं इसे बताती हूँ कैसे लिखेंगे। ऐसा देश जिसमें पूरी शक्ति जनता में निहित हो। जनता में निहित हो। ठीक, ऐसा देश जिसमें पूरी शक्ति जनता में निहित हो, ऐसे देश को लोकतंत्रात्मक देश कहते हैं। लोकतंत्रात्मक देश बोलते हैं। जनता की भागीदारी के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। लोकतंत्र कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता कानून बनाने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। भाग लेती है। दूसरा कौन सा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें क्या है? जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से ना भाग लेकर, जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग ना लेकर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसलिए
इसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी, नीचे लिख देती हूँ, लोकतंत्र भी कहते हैं। लिख लीजिए आप, ये मेंस में भी आपको ऐसे लिखने में आसानी होगी। लिख लीजिए। अब हटा दो इसे। अब हटा देते हैं। अब कौन सा शब्द है? गणतंत्रात्मक। गणराज्य, इसका क्या मतलब होता है? गणराज्य का मतलब ये होता है जिसका अध्यक्ष जो हो, यानी कि जिसका मुखिया जो हो वो क्या हो? निर्वाचित होता हो, ना कि आनुवांशिक रूप से आता हो। जैसे कि ब्रिटेन में क्या होता है? राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन यहाँ भारत में कैसा है? राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। तो जिसका मुखिया जो हो, जिसका अध्यक्ष जो हो, वो कैसा होता हो? निर्वाचित होता हो। और इसका एक मतलब ये होता है कि सभी संवैधानिक पद सभी लोगों के लिए कैसे हो? सुलभ हो, यानी कि हर संवैधानिक पद पे पूरी जनता जा सकती हो। हालांकि ये मुमकिन तो नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं है? क्योंकि आपको भी पता है कि इलेक्शन होने में कितने सारे पैसे खर्च होते हैं और वो सबके पास तो है नहीं। तो वही लोग जाते हैं जिनके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा पैसा है। लेकिन इसका एक मतलब ये भी होता है कि सभी संवैधानिक पद सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो। ठीक। ब्रिटेन और भारत में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ब्रिटेन आज तक गणराज्य नहीं बन पाया है और भारत कैसा है? गणराज्य है। और ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता हो, ना कि आनुवांशिक रूप से आता हो। पूरा ना लिख के ऐसे, ना कि वंश के आधार पर। ठीक। और दूसरा मतलब ये हो गया जहां सभी संवैधानिक पद पूरी जनता के लिए उपलब्ध हो। बाहरी आवाजों को आप लोग ध्यान न दें, इसको आप लोग लिख कर फिर मैं बता देती हूँ। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको मैं बोल के बता देती हूँ, सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया है क्या है? तो सामाजिक न्याय में क्या है कि जिनके साथ सामाजिक आधार पे भेदभाव हो गया है, पिछड़े वर्गों के साथ किस आधार पे भेदभाव होता है? सामाजिक आधार पे, उनको भी मेन धारा में लाया जाए। कैसे? इसीलिए किसकी व्यवस्था की गई है? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आर्थिक न्याय
वही अमीर और गरीबी के बीच की खाई को कम किया जाए, देश के संसाधनों का वितरण ऐसा किया जाए ताकि सभी लोगों तक संसाधन पहुंच सके। राजनीतिक न्याय का क्या मतलब है कि सभी राजनीतिक पदों पे सभी लोग जा सके। ठीक। बंधुत्व की भावना, बंधुत्व की भावना का क्या अर्थ है? जब अंग्रेज आए थे तो हमारे किस आधार पे हमें विभाजित कर दिए थे? फूट डालो और राज करो की नीति के तहत। तो ये बंधुत्व की भावना हमें एक दूसरे से क्या करके रखेगी? जोड़ के रखेगी। इसका विकास किया गया। ठीक। और इसको हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। बंधुत्व की भावना को समानता की सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए, अवसर ताकि सभी लोगों को हर संवैधानिक पद पे हर नौकरी में जाने का अवसर मिल सके। इसका ये मतलब हुआ। तो आज का क्लास बस यहीं तक है। इसके पहले पॉलिटी की एक क्लास और हो चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। और आप मैंने जैसे पढ़ाया है वैसे याद रखेंगे तो याद रहेगा पूरा अच्छे तरीके से। और शाम को आपको आंसर राइटिंग की क्लास चलेगी, आप लोग वो भी जरूर देखना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।